अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, ठीक ठाक हो, खुश हो? जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। हाँ जी, क्या हो रहा है? सर अभी क्लास खत्म हुई है बिजनेस, अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स। बिलाल साहब के साथ थी? जी सर, उनके साथ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। बेटे आप लोग के FYPs कैसे जा रहे हैं? तो बच्चों, FYPs कैसे जा रहे हैं? क्या हालात हैं FYPs में? सर ठीक जा रहे हैं? कितने कितने % काम हो गया? अभी काफी काम रहता है। अभी काफी काम रहता है कि हो गया? रहता है सर। अच्छा, चलो। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कब गियर अप करोगे? रोजों में, रोजों के बाद? वैसे हमारा ये अभी जो वीक है ये 10th वीक है, राइट? ऐसी बात ही है। मैं ऐसे सोच रहा था कि हमें और कितने अरसे की यानी स्टडीज हमारी रह गई हैं। तो माई पॉइंट इज कि ये वाला वीक जो है वो 5 से जो शुरू हुआ है, ये 10th है। तो 11th वीक, 12th वीक, 13th वीक, 14th वीक और 14th वीक ये वाला, 11, 12, 13, 14 यानी मई में 14th वीक। और यहाँ कहीं पे ईद आ जाएगी। तो जो ईद वाला वीक है ये 15th वीक हुआ, 16th वीक। तो आपके एग्जाम्स कहीं या 24 से शुरू होंगे या 31 से शुरू होंगे, इस तरह से मेरा ख्याल बात है। ऐसी बात ही है।
मतलब रोज़ों के बाद probably will have just 1 week left. अच्छा जनाब, ये टॉपिक हमने पढ़ा है क्या? मल्टी बैंड या ब्रॉडबैंड एंटेनास को पढ़ा है हमने अभी कि नहीं? नो सर। चलिए, आज हम पढ़ते हैं अच्छा, इस तरह से है कि जो बेसिक हम एंटेनास अपने कोर्स में कवर करना चाह रहे थे वो हमने मोर और लेस कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब जितना हमने कोर्स पढ़ लिया है तो आपको कौन कौन से एंटेनास के बारे में पता चल गया है, तो आपका क्या जवाब होगा? या चलें इन जनरल एंटेना के बारे में आपको क्या पता चल गया है, ये आप बताइए, जो पहले आपको नहीं पता था। जी बेटा, क्या पता चला है आपको एंटेना के बारे में जो आपको पहले नहीं पता था? सर ये पता चला कि एंटेना का कोई रेडिएशन पैटर्न भी होता है। अच्छा ठीक है, ये पता चला है कि एंटेना का कोई रेडिएशन पैटर्न भी होता है। तो प्रीवियसली आपका क्या ख्याल था कि एक एंटेना कैसे ऑपरेट करता है या उसका क्या फायदा है? प्रीवियसली आपको क्या लगता था? इस कोर्स से पहले आपकी कॉमन सेंस क्या कहती थी एंटेना के बारे में? सर मुझे पहले लगता है हमें शायद ये पता था कि बस रैंडमली सिग्नल आ रहे हैं और रिसेप्शन हो रही है। ये नहीं पता था कि कोई कोई सर्टेन टाइप का जो है वो पैटर्न होता है, सर्कुलर होता है या फिर डायरेक्शनल ओनली डायरेक्शनल, इस तरह का नहीं पता। ठीक है, ओके गुड, चलो। और कोई चीज़? आई थिंक आपको एक चीज़ शायद ये भी नहीं पहले पता होगी कि एंटेना के इर्द गिर्द कोई फील्ड्स होती हैं, फार फील्ड होती है, नियर फील्ड होती है। प्रॉब्ली इस तरह की बातें आपको शायद नहीं पता होंगी पहले। आपको ये नहीं शायद पता होगा कि एंटेना का कोई टेम्परेचर भी होता है। यस सर। ओके, और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि एंटेना को जो सिग्नल फीड हो रहा होता है, पता नहीं शायद पता हो या नहीं, जो एंटेना को सिग्नल फीड हो रहा होता है वो एक यानी एसी सिग्नल होता है। इट कैन नॉट बी अ डीसी सिग्नल। आई डू नॉट नो वेदर यू न्यू दिस प्रीवियसली और नॉट, लेकिन इसमें थोड़ी एक कॉमन सेंस छुपी हुई है, वो ये कि वेन एवर यू डू अ ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन स्पेसिफिकली, तो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कोर्स में आपको ये बताया होगा कि इट इज़ ऑलवेज एन एसी सिग्नल, इट इज़ नॉट अ डीसी सिग्नल। क्या ये बात आपको पता थी कि जब भी ट्रांसमिशन होती है तो वो हमेशा एक एनालॉग एसी सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल नहीं होता जब ट्रांसमिशन होती है? क्या आपको ये बात पता है? अगर एक डिजिटल सिस्टम वायरलेस ट्रांसमिशन करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? डिजिटल सिस्टम वायरलेस ट्रांसमिशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डज योर नॉलेज टेल यू अबाउट इट?
आपने डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा है, आपने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है। डिजिटल कम्युनिकेशन पिछले सेमेस्टर में पढ़ा ना आपने, राइट? ऐसे ही है। यस सर। तो जिन लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है, आई बिलीव आप सारों ने पढ़ा हुआ होगा, तो उनका क्या ख्याल है? क्या एक डिजिटल सिस्टम डायरेक्टली वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं सर, उसको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है। मॉड्यूलेशन से पहले एक और चीज की भी जरूरत होगी उसको। एनकोडिंग। ठीक है, और एनकोडिंग में इफेक्टिवली आप क्या काम कर रहे हैं? जब एनकोडिंग कर रहे हैं तो बिट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एनकोडिंग वैसे मुख्तलिफ तरह की होती है, मेरा ख्याल है, आई एम अज्यूमिंग कि आप सोर्स एनकोडिंग की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो सोर्स एनकोडिंग में आप क्या काम कर रहे होते हैं? यू हैव बिट्स, उन बिट्स के साथ आप क्या काम कर रहे होते हैं? सर हम किसी में डिफरेंट लेवल असाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं। ठीक है, उन बिट्स को आप डिफरेंट पल्सेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट? ऐसे ही है। यस सर। तो ये भी एक मॉड्यूलेशन होती है। तो क्या अगर आपने जब एक दफा ये मॉड्यूलेशन कर दी, आपने पल्सेस को वेव्स असाइन कर दी, तो नाउ कैन यू ट्रांसमिट और नॉट? अच्छा, डू यू नो के मॉड्यूलेशन में यू हैव टू टाइप्स, वन इज बेस बैंड एंड द अदर वन इज बैंड पास। यस सर। तो इन दोनों मॉड्यूलेशन टाइप्स में क्या फर्क होता है? व्हाट इज अ बेस बैंड मॉड्यूलेशन? यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं और सर यहाँ हम पे क्या नेचुरल कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होती है, और बैंड पास में उसको शिफ्ट करते हैं किसी हायर फ्रीक्वेंसी पे। जी ठीक है, ठीक है। तो इसको हम बेस बैंड क्यों कहते हैं, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आपकी क्या मुराद है? जवाब आपका दुरुस्त है। व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल जनरेट हुआ हुआ है उस पे ही ट्रांसमिट कर देते हैं। अच्छा, डोंट यू थिंक कि इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, या जो ये फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया से कोई ताल्लुक होना चाहिए? सर ट्रांसमिशन के लिए तो हम नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया मेंटेन करते ही हैं। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बैंड पास में आप उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यू आर ट्रांसमिटिंग इट टू अ हाई फ्रीक्वेंसी, यू आर शिफ्टिंग इट टू अ हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ES के, PS के, FS कर रहे हैं, राइट? ठीक है, फॉर एवरी बिट साइनिंग एंड एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो जो बेसबैंड मॉड्यूलेशन का प्रोसीजर है, इसमें एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली इट इज आल्सो अ D to A कन्वर्जन। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हो रही है, राइट? ऐसे ही है। जी सर। ठीक है ना? एनकोडिंग हम इसको इस वजह, इस बात को हम एनकोडिंग भी कह सकते हैं। एनकोडिंग हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपने हर बिट के लिए या हर पैटर्न के लिए एक चीज आपने रखी हुई है। नॉर्मली हम सिंबल्स के बाद ये काम करते हैं, मतलब सिंबल मैपिंग के बाद हम ये काम करते हैं। सोर्स एनकोडिंग में नॉर्मली हम लेवल्स को बिट्स असाइन कर रहे होते हैं, यानी वो A to D कन्वर्जन होती है। उसके बाद आप उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है, यहाँ पे आप जब बेसमेंट मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो आप D to A कन्वर्जन कर रहे हैं, और फिर जब आप बैंड पास में जा रहे हैं तो यू आर अप कन्वर्टिंग। तो कैन यू स्टिल ट्रांसमिट डायरेक्टली आफ्टर दिस? व्हाई डू यू नीड टू गो फ्रॉम दिस टू दिस? यहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या यहाँ से ट्रांसमिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर एक मेजर वजह तो हम हमारी एंटेना साइज कहा जाता है कि हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे अगर हैं तो फिर साइज ऑफ एंटेना बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ठीक, शिफ्ट करते हैं। ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी पे साइज क्यों बड़ा हो जाएगा? बिकॉज नाउ यू नो कि जो एंटेनाज हैं, प्रैक्टिकली जो साइज है वो क्या है? लैम्डा बाय मोस्ट समथिंग। ऑफ द एंटेनाज व्हाट इज द साइज?
lambda by 2. lambda by 2, ठीक है। So if you choose to transmit directly from this frequency, yes, it can be done. लेकिन mostly the size is lambda by 2. So that's why the antenna size is very large if you try to transmit directly from here. उसके अलावा एक और वजह भी है जो थोड़ी सी आप यूँ कह ले जिसका कॉमन सेंस से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन इट इज़ अ प्रैक्टिकल इशू। वो क्या वजह हो सकती है? That you are not transmitting from directly at baseband. उसका ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से है। EM स्पेक्ट्रम एंड फ्रीक्वेंसी एलोकेशन से उसका ताल्लुक है। दूसरी रीजन का क्या हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? For long distance? नहीं, आई थिंक देखें जो बेसबैंड है ना, नॉर्मली ये जो बेसबैंड की एनकोडिंग है ये विद इन द ट्रांसमीटर हो जाती है, राइट? ऐसे ही है ना? तो नॉर्मली बिकॉज ट्रांसमीटर के विद इन द ट्रांसमीटर देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर सिग्नल, ठीक है। लेकिन जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं इन द एयर, तो देयर कैन बी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सिग्नल्स एज वेल, राइट? ऐसे ही है। इफ यू ट्रांसमिट डायरेक्टली एट बेस बैंड, देयर इज अ चांस कि देयर वुड बी मल्टीपल सिस्टम्स, क्योंकि ये एक D2A कन्वर्जन है ना, ठीक है। और जिस तरह मैंने नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया की बात की, नंबर ऑफ सैंपल्स, ये वो इस तरह से, तो जो कंपोनेंट्स हैं बेस बैंड फ्रीक्वेंसी आप क्या सिलेक्ट करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देयर इज क्वाइट a strong chance कि काफी सारे systems will have the same baseband frequencies, और अगर आप बेसबैंड पे ही ट्रांसमिट करना शुरू कर दें तो you will have a problem where all of these systems उनकी ट्रांसमिशंस आपस में इंटरफियर करना शुरू कर देंगी। That's why when you go to band pass, तो you have a facility to choose the frequency जो कि आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एलोकेटेड है। फॉर एग्जांपल आप बेस बैंड मॉड्यूल जिस तरह से इफ यू रिमेंबर मैंने जो आपको ओपन एंडेड असाइनमेंट दी थी, उसमें जो सिस्टम आपने स्टडी किया था विच वाज RTN905, ठीक है, इट हैड अ फैसिलिटी कि वो अपने आउटपुट के ऊपर इट कुड ट्रांसमिट एट अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसका मतलब ये हुआ कि यू कैन यूज द सेम सिस्टम इन चाइना, वहां पे हो सकता है कि GSM की फ्रीक्वेंसीज कुछ और एलोकेटेड हो। यू कैन यूज द सेम सिस्टम इन यूरोप, यू कैन यूज द सेम सिस्टम इन US। नॉर्मली जो 3 डिफरेंट एलोकेशंस हैं वो जापान में, यूरोप में और US में, तीनों में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एलोकेशंस हैं फॉर सेलुलर ट्रांसमिशन, ठीक है। फॉर सेलुलर ट्रांसमिशन सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि ऑल्सो एक और बात कि यू हैव द सेम सिस्टम which कैन बी यूज्ड टू एड्रेस या जनरेट सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। आप उसी सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं एक सैटेलाइट का ट्रांसमीटर बनाने के लिए, आप उसी सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन का ट्रांसमीटर बनाने के लिए, आप उसी सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली सिग्नल भेजने के लिए टू योर मोबाइल फ़ोन, आप उसी सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं टू एस्टेब्लिश अ माइक्रोवेव लिंक बिटवीन टू बेस स्टेशंस, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ चूजिंग डिफरेंट RF आउटपुट, उसकी काफ़ी रेंज बड़ी है, ठीक है। The second question that I wanted to ask you कि अब तक आपने कौन से एंटेनास के बारे में पढ़ लिया है? What types of antennas do you know now? खाली उन एंटेनास का नाम ले लीजिए।
जैसे हमने एक डाइपोल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नाउ यू नो दैट देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ एंटेना व्हिच इज कॉल्ड अ डाइपोल। हमने उसके बारे में पढ़ा है। और हमने कौन से एंटेनास के बारे में पढ़ा है व्हिच यू आर अवेयर नाउ? सर मोनोपोल, हेलिक्स, ओके, अपर्चर्स। ठीक है। मोनोपोल, आई डो नॉट नो, ये मेरी स्क्रीन इतना अच्छा क्यों नहीं लिख रही आज। मोनोपोल, हेलिक्स, अपर्चर इज नॉट अ पर्टिकुलर एंटेना नेम, ठीक है, वो एक एंटेना कैटेगरी जरूर है, लेकिन हमने हॉर्न के बारे में पढ़ा है। और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, हमने डिश के बारे में पढ़ लिया विच इज मेनली अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। और पैच। सॉरी, माइक्रोस्ट्रिप पैच। ठीक है, हमने यागी के बारे में पढ़ लिया, यागी उड़ा। और हमने पढ़ लिया पैच के बारे में पढ़ लिया। अगेन सॉरी, हमने थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफली स्लॉट के बारे में भी पढ़ा, स्लॉट एंटेना क्या होता है। और क्या मैंने कोई मिस की है चीज? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटेना कैटेगरी के बारे में पढ़ा विच इज अरे एंटेनास। ठीक है, तो क्वाइट अ हैंडफुल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ मल्टी बैंड एंटेनास या कुछ ब्रॉड बैंड एंटेनास, ठीक है। और अगर आप तो जो बेसिक एंटेनास जो आपको बुक्स में मिलेंगे वो कुछ इसी तरह के होंगे या मेनली यही चीजें कवर की हुई होंगी। हमने लूप्स के बारे में भी पढ़ा, लूप एंटेनास। तो मेनली दीज वुड बी दी एंटेनास जो कि आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल रहे होंगे। इफ यू गो later on in the antenna field for doing your MS or PhD, वहाँ पे if you look at different research papers, antennas for different applications, तो इन्हीं बेसिक एंटेनास को या तो मॉडिफाई किया जाता है या इनको अरेज में कन्वर्ट किया जाता है। इनके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन चेंजेस छोटी छोटी लाई जाती हैं टू अचीव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज या टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटेना इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। जिस तरह हमने पैच एंटेनास के बारे में पढ़ा कि प्रीवियसली जब माइक्रोस्ट्रिप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो उस टाइम के ऊपर जो पैच एंटेनास थे उनके दो इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस थे। एक ये कि उनकी बैंडविड्थ काफ़ी लिमिटेड थी और दूसरा ये कि एंटेना की एफिशिएंसी काफ़ी पुअर थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी टेक्निक्स इवॉल्व हो गई जिनकी मदद से एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो गई और जिनकी मदद से बैंडविड्थ भी इम्प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? वी वांट टू स्टडी कि इफ वी वांट टू यूज एन एंटेना for more than one applications at the same time, तो क्या उसकी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है? मोर देन वन एप्लीकेशंस, अगेन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से देखें तो मोर देन वन एप्लीकेशंस वुड मीन कि यू वांट एन एंटेना दैट कैन ऑपरेट at more than one frequencies at the same time, ठीक है, simultaneously operating at more than one frequencies, ठीक है। वो frequencies close by भी हो सकती हैं, वो frequencies काफी दूर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो if you want to get your antenna designed या operate at
more than one frequencies, so you have two different solutions for it. One is to go for a multi-band multi-frequency antenna, and the other one is to go for a broadband या wideband antenna. ठीक है, broadband is not the correct term actually. It should be called as a wideband antenna. ठीक है, तो ये आपके सामने multi band या मैंने broadband लिखा है, it should be a wideband. ठीक है, ठीक है, wideband antenna. It should be such. मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ. मम्मा से ले लो. ओके, हम इनको कैटेगराइज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता एंड वी वुड सी व्हाट इट इज. तो सबसे पहले वी वुड सी के व्हाट इज अ मल्टी बैंड एंटेना. एक जो मल्टी बैंड एंटेना है उसका काम ये है कि इट नीड्स टू जनरेट मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज एट अ टाइम साइमल्टेनियसली. ठीक है, और जो मल्टी बैंड एंटेनाज हैं इसमें नॉर्मली जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, यू हैव अ डुअल बैंड एंटेना विच इज़ टू फ्रीक्वेंसीज एट द सेम टाइम, ट्रिपल बैंड एंटेना three frequencies at the same time. Maybe you will get a quad band antenna which is four frequencies at the same time. लेकिन ज़्यादा आपको जो एंटेनाज मिलेंगे they would be dual band antennas. इससे ज़्यादा if there is a requirement of having more than two frequencies, maybe 3, 4 या 5, ठीक है, so it is always a reasonable choice to select a wide band antenna instead of a multi band antenna. ठीक है, okay. If you want to design a multi band antenna, so how can you do that? What do you have in your mind कि क्या options हैं जिनको आप exploit कर सकते हैं? इसमें there is one thing which is called higher order modes. ठीक है, इसको अभी हम नहीं देखते कि ये क्या चीज़ है, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो हमारे जहन में आ सकती है that is that हम क्या करें, why not use two antennas instead of one and somehow जिस तरह हम करते हैं यागी उड़ा में कि we have one primary element. ठीक है, and this is connected to a source. ठीक है, and say for example this is designed to operate at 1 gigahertz and we want to generate another frequency which is 1.3 gigahertz, assuming कि ये 1.3 gigahertz is outside the bandwidth of this dipole, क्योंकि dipole is a narrow band antenna. So what we can do is that we can put another lambda by 2 dipole in the vicinity, और अगर 1.3 पे होगा तो it should be smaller than this one. So we should have another dipole. We put it in the vicinity of this antenna so that कि ये source के साथ connected है as a primary element. तो ये जब radiate करेगा तो ये वाला जो एंटेना है by behaving as a parasitic element, ये वाला एंटेना भी ऑपरेट करना शुरू कर देगा but on a different frequency. ठीक है, instead of 1 gigahertz it will start operating at 1.3 gigahertz because now we know कि हम एक एंटेना को एक फ्रीक्वेंसी पे अगर ऑपरेट करवा रहे हैं तो हम एक और एलिमेंट को we can get it operated as a parasitic element, हम जिसको हम proximity coupling कह रहे हैं या aperture coupling कह रहे हैं, उस तरीके से हम किसी एंटेना को फीड कर सकते हैं. एक और तरीका ये है कि we still have two different elements. ठीक है, एंड मैं एक फीड की या पैरासिटिक कपलिंग की इस वजह से बात कर रहा हूँ बिकॉज नॉर्मली यू हैव वन ट्रांसमीटर. ठीक है, और ट्रांसमीटर में अगेन RTN 905 की अगर एग्जांपल लें
तो उसमें आपके पास लिखा हुआ है कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट एट मोर देन 1 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो मे बी इट हैज़ 2 चैनल्स, अगर 2 चैनल्स हैं, एक चैनल आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक चैनल आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, then it will not be working as a multi-band antenna system because there are 2 different antennas, there are 2 different channels, so these are 2 different antennas. लेकिन मल्टी बैंड एंटेना में ये है कि यू हैव वन सिंगल फीड, ठीक है, एंड जो सिग्नल है इसके अंदर कोई स्विच लगा हुआ है ट्रांसमीटर में विच इज चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी या चेंजिंग योर आउटपुट सिग्नल। तो जब इसके लिए सिग्नल आएगा तो इसको मिल जाएगा, जब इसके लिए सिग्नल आएगा तो इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम दे आर कनेक्टेड टू द सेम फीड, ठीक है। तो सिग्नल एक ही आएगा लेकिन 1 गीगाहर्ट्ज इससे ट्रांसमिट हो जाएगा, 1.3 गीगाहर्ट्ज जो है वो इससे ट्रांसमिट हो जाएगा, ओके। इसमें अब आप ये देखिए, द कैच इज कि अगर आप एक से ज्यादा एंटेनाज इस्तेमाल कर लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देन it will not be called as a multi-band antenna, it will be called as 2 different antennas and space wise maybe they will consume a larger space, ठीक है। तो how can we make this type of arrangement जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा elements हों, प्राइमरी फीड एक के पास हो और प्रॉक्सिमिटी दूसरे के पास हो। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स जो कि लिटरेचर में, रिसर्च पेपर्स में अवेलेबल हैं, जिसमें मल्टी बैंड एंटेनास जो हैं वो बनाए गए हैं ऑलरेडी। जी ये बात हमने कर ली। जो चैलेंजेस होंगे उसमें ये होगा कि फीड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, वेदर यू हैव अ मल्टी बैंड एंटेना। दूसरा क्या है, ओवरऑल एंटेना साइज, इफ यू यूज 2 एंटेनास, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ऑफ कोर्स इट वुड हैव अ लार्जर साइज, ठीक है। तो साइज कंसिडरेशन को भी हमने देखना है। नाउ लेट अस सी माइक्रोस्ट्रिप पैच को अगर आप मल्टी बैंड एंटेना में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लेट अस सी वन एग्जांपल, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल with coaxial feed. This is another example and this is I think जो स्लॉट के साथ फीडिंग की हुई थी, हमने उसको कहा था अपर्चर कपल्ड, ठीक है। और इसमें यू हैव अपर्चर कपल्ड प्लस प्रॉक्सिमिटी कपल्ड। अब आप लॉजिक देखिए, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम साइडवेज, तो नॉर्मली माइक्रोस्ट्रिप पैच की ये कॉन्फ़िगरेशन है दैट यू हैव वन कॉपर, एक कंडक्टर का पैच है, देन यू हैव अ सबस्ट्रेट एंड देन यू हैव अ ग्राउंड एंड देन यू हैव अ फीड। तो लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव वन पैच, we have the substrate, we are dielectric for that, and then we have some air gap, then we have another patch, ठीक है, then we have another substrate, and then we have this copper ground plane, ठीक है। अब ये जो ground plane है, this is providing, अगर आप इसको देखिए खाली नीचे वाले को, तो you have a microstrip configuration, copper ये और ये। अगर आप इसको देखें, you still have a microstrip configuration because you have a metal, then you have a series of dielectric constants, number 1, then जो air है वो भी एक dielectric material है, then you have another dielectric material, so you have 3 different dielectric materials maybe, and then you have another layer of the ground. तो again it is a microstrip configuration with an exception कि इसके अंदर एक दरमियान में और मेटालिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इट वुड नॉट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस। उसकी वजह ये है कि जब ये ऊपर वाला पैच ऑपरेट कर रहा है तो दिस इज डायरेक्टली, ये जो फीड है ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टॉप पैच, ठीक है। जब ऊपर वाले के लिए सिग्नल जा रहा है तो ये दरमियान वाला इट इज नॉट
इट इज नॉट जनरेटिंग एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या ये अगर वहां पे मौजूद है तो इट इज जस्ट अ नॉर्मल स्टैंडर्ड सस्पेंडेड कंडक्टर, ठीक है। तो स्टिल एक आप यूं कह ले, हम इसको कह सकते हैं कि कॉजी, मतलब सिमिलर टू माइक्रोस्ट्रिप कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉजी माइक्रोस्ट्रिप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पैच तो ऑपरेट कर रहा है बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फीड, लेकिन जो ये वाला है दिस इज अगेन प्रॉक्सिमिटी कपल्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके और इसके दरमियान में एस्टेब्लिश होगी तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज देयर इज सम मेटालिक कंडक्टर प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मेटालिक कंडक्टर मौजूद होगा तो बाय वर्च्यू ऑफ फैराडे लॉ देयर वुड बी सम इंड्यूस्ड करंट ऑन दैट पैच, ठीक है। एंड व्हेन वी चेंज दिस, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी चेंज हो रहा होगा, तो एक इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो ये वाला जो पैच है इट विल आल्सो स्टार्ट ऑपरेटिंग एज एन एंटेना। तो दिस विल हैव, अगर आप इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट देखेंगे तो एक जो मल्टी बैंड एंटेना है या डुअल बैंड एंटेना है उसका कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपको नजर आएगा, वेयर दिस इज f1 एंड दिस इज f2, ठीक है। तो वन अरेंजमेंट, कोएक्सियल फीड जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमिटी कपल्ड। another configuration you have two पैच एंटेनास। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल की गई है दिस इज अ माइक्रोस्ट्रिप रिंग एंटेना। तो वन आउटर रिंग इज फॉर फ्रीक्वेंसी नंबर 1 एंड इनर रिंग इज फॉर फ्रीक्वेंसी नंबर 2। और अगर आप बैक साइड देखें तो दिस इज द फीड एंड ये जो स्लॉट्स हैं दे आर अपेयरिंग वन स्लॉट ऑन दिस साइड एंड वन स्लॉट ऑन दिस साइड, ठीक है। तो स्लॉट की तरफ जो एनर्जी है वो उन एंटेनास को फीड कर रही है, ठीक है। तो अपर्चर कपल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगेन सिंगल फीड यहाँ से, दिस इज अ हाइब्रिड कपलर, इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। दिस इज अ हाइब्रिड कपलर और यहाँ पे ये ऐसे है, ओके। थर्ड वन अगेन इसी अरेंजमेंट की तरह से यू हैव वन पैच नंबर 1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पैच नंबर 2 इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड देन ग्राउंड। और फिर जो इसकी फील्ड है वो अगेन अपर्चर कपल्ड है, ये स्लॉट्स हैं, जो फीड है वो स्लॉट को पावर अप कर रही है, जो स्लॉट है वो इस एंटेना को पावर अप कर रही है और ये वाला एंटेना इस एंटेना को पावर अप कर रहा है, ठीक है। तो एंटेना नंबर 2 इज बीइंग फेड थ्रू अपर्चर कपलिंग मेथड एंड एंटेना नंबर 1 इज बीइंग फेड बाय यूजिंग प्रॉक्सिमिटी कपलिंग मेथड, ठीक है। तो इस तरह से तो ऑल थ्री आर माइक्रोस्ट्रिप एंटेना की कन्वर्जन टू फॉर्म अ मल्टी बैंड एंटेना, ठीक है, इस तरह से। Another configuration, this antenna type is called a quadrifilar helical antenna. It is a variant of a helix antenna. And normally होता ये है कि helix में हमारे पास generally you have a ground and piece of wire जो कि इस तरह से होती है, लेकिन helix को convert किया गया है in 4 wire segments जो कि कुछ इस तरह से होती है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 होती क्यों है? सर्कुलर पोलराइजेशन को अचीव करने के लिए होती हैं, लेकिन हर जो इंडिपेंडेंट है हीलिक्स दैट इज अ लैम्डा बाय 4 मोनोपोल, ठीक है। लेकिन मोनोपोल इज नॉर्मली अ स्ट्रेट, दिस वन इज अ स्पाइरल मोनोपोल, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा मोनोपोल्स हैं टू जनरेट सर्कुलर पोलराइजेशन। वो कैसे होता है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे इफ यू लुक एट इट यू हैव 2 पीस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। दिस वन ये वाला जो पीस है दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी नंबर 1 एंड जो ये वाला पीस है दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी नंबर 2, ठीक है। तो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज
generating simultaneously. ठीक है, एंटेना किस तरह से ऑपरेट करता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वी डू नॉट गो इनटू दैट एट दिस टाइम. जो ये वाला है, दिस इज 3 फ्रीक्वेंसीज, जिसमें जो बॉटम अरेंजमेंट है अगेन f1, f1, and this is f2, and then if you look at it, both of these are connected over here, and जो ये वाली लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक f3. ठीक है, तो 3 different lambda by 4 lengths and 3 different frequencies. यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन यू हैव, यहाँ पे अगर आप देखें तो यू हैव वन करंट पाथ ओवर हियर, मतलब यहाँ से करंट आया और यहाँ पे यू हैव अ नोड पॉइंट, तो सम करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड सम करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, I1 एंड I2 में भी. ठीक है, अब यहाँ से करंट I आ रहा था, एंड देन तो इफ यू लुक एट इट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट करंट, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट करंट, तो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ये वाला जो है, जो L1 है, दिस इज फॉर F1, और ये जो L2 है, दिस इज फॉर F2. ठीक है, तो अगेन अ मल्टी बैंड एंटेना. ये 4 क्यों हैं, अगेन अ डिफरेंट स्टोरी, वी डू नॉट गो इनटू दिस फॉर द मोमेंट. वैसे ये सर्कुलर पोलराइजेशन को अचीव करने के लिए हैं 4, लेकिन कल हम एंटेना फीड देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम सर्कुलर पोलराइज्ड सिग्नल के लिए एक एंटेना को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, अब क्या है एक और, तो इन टू कंक्लूड मल्टी बैंड एंटेनास, लॉजिक ये है कि इफ यू वांट टू create a multi-band antenna, the logic is that you need to create ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, need to create more than one current path. ठीक है, within the antenna. अगर एक एंटेना में if you are able to generate more than one currents, and by saying more than one current path, उसका मतलब ये है कि 2 different currents which are traveling 2 different distances. ठीक है, if you are able to do that while keeping the antenna structure as common one single structure, ठीक है, तो then इसका मतलब ये हुआ कि you have made a multi-band antenna. ठीक है, हम इसके ऊपर एक ओपन एंडेड लैब भी करेंगे जिसके अंदर आई विल गिव यू अ रिसर्च पेपर. ठीक है, जिसके अंदर एक मोनोपोल को मॉडिफाई किया गया है टू जनरेट 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बाय जस्ट चेंजिंग द डायरेक्ट, बाय चेंजिंग द बाय क्रिएटिंग डिफरेंट पाथ्स या डिफरेंट नोड्स विद इन दैट मोनोपोल, जो कि करंट को डिवाइड कर रही हैं और डिफरेंट करंट लेंथ्स प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक फॉर क्रिएटिंग अ मल्टी बैंड एंटेना. ठीक है, ओके, नाउ जैसे मैंने आपको कहा कि देयर आर सम पॉसिबिलिटीज जहां पे you still want to gather, you still want to cover a very large frequency जो कि मल्टी बैंड एंटेना से पॉसिबल नहीं है. जैसे there is an application या frequency allocation which is called UWB. ठीक है, UWB is called ultra wide band, और ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल में भी इस्तेमाल होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 10 गीगाहर्ट्ज तक. ठीक है, तो UWB जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है या एलोकेट किया गया था किसी टाइम पे. तो नाउ दिस इज क्वाइट अ लार्ज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक और एप्लीकेशन होती है विच इज कॉल्ड
spectrum monitoring, एंड स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग में नॉर्मली ये काम किया जाता है कि जो आपके किसी भी मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में FIA है, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग कि they are always looking for any illegitimate या unlicensed transmissions happening anywhere in the country. ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन फॉर एग्जांपल मैंने एक रेडियो बना लिया खुद से और मैं उसे ट्रांसमिट कर रहा हूँ विदाउट getting any certification from PTA or any frequency license from a frequency allocation board. ठीक है, ये इलीगल इस वजह से है क्योंकि जो लेजिटिमेट लाइसेंस होल्डर्स हैं जैसे यूफोन है, मोबिलिंक है, इन सारों ने कमर्शियल एंटिटीज हैं जिन्होंने PTA को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पेक्ट्रम के लिए, बैंडविड्थ के लिए पे किया है। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि एक RF इंजीनियर हूं तो आई कैन मेक अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सेट जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट रिसीव कर सकता है, एंड मे बी आई स्टार्ट यूजिंग इट टू कम्युनिकेट विद इन IST. So ideally I cannot use that because I have not paid for that particular band of frequencies जिनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, although there are some frequencies जिस तरह से there is a band which is called ISM band, ठीक है, industrial services and medical, ठीक है, and this band, ये जो ISM band है, this is normally at 2.4 gigahertz. ठीक है, तो this is unlicensed free to use frequency that can be used for different applications. ठीक है, तो वाईफाई भी इसी frequency के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। ओके, बट माय पॉइंट इज कि FIA वालों ने if they want to sense, so there is a very large electromagnetic spectrum that they have to monitor. ठीक है, तो from their perspective they need an antenna which has an infinite bandwidth. ठीक है, और very large bandwidth. अब they cannot use multi-band antennas, they would be only requiring wide band antennas या antennas that have very large or infinite bandwidth. ठीक है, तो एक सिंगल एंटेना क्या वो बहुत ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, इट डिपेंड्स ऑन वन थिंग। ठीक है, वो भी हम आगे जाके देखते हैं। तो जो एंटेनाज विद लार्जर बैंडविड्थ्स हैं उनको हम, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि ब्रॉडबैंड इज नॉट ए करेक्ट टर्म, आई डिलीट इट फ्रॉम द लेक्चर स्लाइड्स, लेकिन वी हैव वाइड बैंड एंटेनाज। वाइड बैंड एंटेनाज वो एंटेनाज हैं जिनकी बैंडविड्थ इज 20% और मोर। ठीक है, मोर देन 20% बैंडविड्थ। अल्ट्रा वाइड बैंड एंटेनाज आर दोज हु हैव मोर देन 50% bandwidth. ठीक है, practically I think the percentage bandwidth that you can cover with any antenna so far, I think it is 60%. 60% bandwidth से ज़्यादा अभी तक I don't think so there are practical antennas जो कि 60% bandwidth से ज़्यादा कवर कर सके। ठीक है, जब भी हम वाइड बैंड एंटेनास को कैटेगराइज करते हैं या अल्ट्रा वाइड बैंड को, तो वी डू नॉट कैटेगराइज देम विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। हम ये नहीं कहते कि हमारा एक एंटेना है जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, तो दिस इज एन अल्ट्रा वाइड बैंड एंटेना या दिस इज अ वाइड बैंड एंटेना। इट इज स्टिल क्वाइट लार्ज, लेकिन हम इस फ्रीक्वेंसी को हमेशा पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम बताते हैं कि क्या ये एंटेना वाइड बैंड की कैटेगरी में आता है, नैरो बैंड की कैटेगरी में आता है या अल्ट्रा वाइड बैंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, परसेंटेज बैंडविड्थ को डिटरमिन करने का ये तरीका है। दिस इज योर लोअर फ्रीक्वेंसी F1, दिस इज योर हायर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज योर सेंटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस कैन बी योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, लेकिन this can also be the average of these two frequencies. So FC can also be F1 plus F2 divided by 2 simply. ठीक है, तो this gives you fractional bandwidth या percentage bandwidth. ठीक है, तो multiply this value by 100%
and you will get that how much percentage bandwidth your antenna is covering. ठीक है, 20%, 30%, 50%, 60%, इस तरह से थी. ओके, अगर आप इन दोनों को आपस में लेट अस सी, चले हम ऐसा करते हैं कि हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं and we will start from wideband antennas tomorrow. We will see what are the candidates and we will see, जैसे हमने एक मेन लॉजिक देखी मल्टी बैंड एंटेनास को डेवलप करने की, तो we will see कि एक इंट्यूटिव लॉजिक वाइड बैंड एंटेनास को बनाने की क्या हो सकती है. ठीक है, तो we'll start from here tomorrow and we'll carry on. अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए. जी जनाब, एनी क्वेश्चन?